नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कानपुर रेंज के डीआईजी हरिश्चंद्र ने पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर हालिया विस्फोट की गहन जांच की। उन्होंने मौके पर निरीक्षण कर जांच टीमों को दिशा निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को दोबारा बुलाया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में विस्फोट घर के अंदर हुआ पाया गया और कुछ साक्ष्य सीसीटीवी में मिले हैं। आरोपी ना तो पुलिस को सूचना दे रहे हैं और ना सहयोग कर रहे हैं। सभी टीमों की रिपोर्ट और सैंपलिंग के नतीजे आने के बाद विस्फोट के कारण का खुलासा होगा। जांच अभी चल रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम को दोबारा बुलाया गया है। बीडीडीएस की टीम भी है यहाँ पे मौजूद और एटीएस की टीम जो है वो कानपुर से आई है। उनके द्वारा भी जांच की जा रही है और इसमें जो है वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। पूरे घर को सिक्योर कर दिया गया है और सभी बिंदुओं पे कैसे एक्सप्लोजन हुआ ये तो तय है कि एक्सप्लोजन घर के अंदर से हुआ है और इसके सीसीटीवी भी हमको मिले हैं। वो किस विस्फोटक से हुआ है, गैस से हुआ है, क्या उसका एलिमेंट्स था, उसकी जो है वो डिटेल में जांच चल रही है। एक एफआईआर भी इसमें पंजीकृत की गई है। जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनके विरुद्ध कि जो है वो उनके द्वारा ना तो पुलिस को कोई सूचना दी गई, ना ही 112 को बताया गया और अभी भी कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है और जैसे ही जो हमारी टीम है इनकी रिपोर्ट्स आएगी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में 3 तलाक की धमकी और मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति अरशद पर अवैध संबंध रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। करीब 7 दिन तक थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा से शिकायत की। एडीसीपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और समय पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़िता न्याय की उम्मीद में लगातार पहल कर रही है। मेरी शादी 12 साल पहले हुई है अरशद के साथ। मेरे पति का एक मोहल्ले में रहने वाली एक महिला से, चरित्रहीन महिला से अवैध संबंध है, जिसके वजह से इन्होंने बहुत मारते पीटते हैं। अब हाल में ही हमें पता चला है, तब हमने उसका विरोध किया, तब इन्होंने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरा गला 7 तारीख को इसकी टिकट थी। चकेरी थाने में एक घटना सामने आई है। संबंध में एक महिला को अवैध संबंध के चलते पति ने मारा पीटा और उसके बाद मारपीट से उसको 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। 6 दिन वो थाने दौड़े, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या है पूरा मामला, किस तरीके की कार्रवाई की गई है? ये हमारे संज्ञान में आया है कि एक महिला जिसका नाम नाजरीन है, उसके साथ उसके पति ने मारपिटाई की है और उसने महिला हेल्प डेस्क में कंप्लेन की है, जिस तहरीर की जांच हो रही है। इसमें क्यों एफआईआर में डिले हो रहा है, जो एफआईआर आज कराई जा रही है, उस डिले की भी जांच होगी और जिन पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस पर्सनल ने इस एफआईआर में डिले किया उनके खिलाफ जांच भी होगी और उस महिला की तहरीर पर एफआईआर भी लिखाई जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने जो है तीसरी बार ये मारपीट किया है और 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। जहाँ सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया, उस पर पुलिस जो है महिला को 6 बार थाने दौड़ाया और मुकदमा नहीं दर्ज किया। इसमें हमारे संज्ञान में आया कि महिला की तहरीर से जांच शुरू हो गई थी और इसका मेडिकल भी कराया गया था। मेरठ में ईद को लेकर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया है। कुछ वीडियो और धमकियों के बाद हिंदू संगठनों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का ऐलान किया और सुदर्शन न्यूज को मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी वीके सिंह ने साफ किया कि सड़क पर किसी भी हाल में नमाज अदा नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने पहले से सुरक्षा पुख्ता की है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है, जिसमें पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई भी शामिल है। नहीं पड़ेगा, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो मेरठ के एसएसपी को भी पूरा समर्थन है हमारा कि कप्तान साहब ने जो मेरठ के किया है, जिस तरीके से आदेश किया कि सड़क पे कोई नमाज नहीं पड़ेगा और यदि पड़ेगा तो मुकदमा पंजीकृत होगा और जो पासपोर्ट जो है वो निरस्त किए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पासपोर्ट तो निरस्त इनके जो है होने चाहिए। पिछले 3 साल पहले 2023 में हमने जो नमाज सड़कों पर होती थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अवगत कराया। वहाँ की वीडियो फुटेज जो सड़क पे नमाज पढ़ते हुए हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई और हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि अगर कोई
यदि कोई व्यक्ति सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो हम भी हनुमान चालीसा वही पढ़ेंगे। इस पे केवल इतना कहने पे हम पे इस मेरठ के पुलिस प्रशासन ने मुकदमा कर दिया था और वो मुकदमा आज भी चल रहा है केवल कहने पे। हम कह रहे हैं जितने मुकदमे इनके लिखे गए, इनके ऊपर पिछले 3 साल में 200 की संख्या में लिखे गए और भी संख्या में लिखे गए पिछले 3 सालों में, उन सब में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं अभी तक? देखिए, जुमा अलविदा तो हो चुका है। फ्राइडे को या सैटरडे को ईद होने की उम्मीद है। जैसा भी ईद होगा, ईद में हमारे जो सिविक एमिनिटीज है, पानी है, बिजली है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, कहीं रोड टू डिस्ट्रिक्ट है, तो सब व्यवस्था जो है संबंधित संस्था के द्वारा की जा रही है। शांति व्यवस्था जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी गई है और अच्छे से ईद मनेगा। और ईद जो है प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। ऐसा जो हम लोगों ने एक ईद कमेटी में बैठक भी मैंने और किया था और हम लोगों ने अपना जो भी उनसे कहना था वो कह चुके हैं, उनकी बात सुनेंगे और कोई नई परंपरा नहीं होने दी जाएगी और उनको ये अवगत करा दिया गया और हमें लगता है कि अच्छे से करेंगे। सर, ईद पर रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन की तरफ से देखिए, रोड पे नमाज के लिए कोई परमिशन मीडिया में नहीं है, ये सब लोग अवगत है। और पिछले साल भी आपने देखा था कि रोड पे कोई नमाज नहीं थी, इसलिए इसका दोबारा उठाने का कोई औचित्य नहीं था। हाँ सर, ईद के दौरान ही जो है हिंदुओं का भी एक त्यौहार जो है नवरात्रे भी आ रहे हैं 19 तारीख में, जबकि 21 तारीख को ईद है। मीट बेचने के लिए अनुमति नहीं है। जो भी हमारी जो फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम है वो भ्रमण करेगी, जो नॉर्म्स है सरकार का और जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोग उसका पालन करेंगे। ठीक, थैंक यू। कानपुर के विद्युत थाना क्षेत्र के कठेरुआ गांव में बकरी चराने गई 11 वर्षीय बच्ची का शव घर के पास खेत में दफन हालत में मिला। शव निवस्त्र था, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने बुलडोजर कार्रवाई और आरोपियों की जमीन सीज करने की मांग की है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को गांव छोड़ना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने घेराव किया। मामले में प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार लोग। ये कब घटना हुई है? ये जो है कल 5 बजे जो है बकरी चराने बच्ची गई थी, उस समय से ये गायब हो गई थी। उसके बाद जो है सुबह 8 बजे हम लोगों को 6 बजे सूचना मिल गई थी कि ये बच्ची जो है वहाँ जो है खेत के बगल में दफना दी गई थी। और ये जो है पहले से आदमी गलत थे और मैं इनको न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये कितने बजे सुबह जानकारी हुई? ये सुबह लमसम 7 बजे हुई। किसको मिली? कैसे जानकारी? पिताजी और माताजी सब लोग वहाँ लैट्रिन जाने की वजह से वहाँ पे जानकारी मिली। कौन लोग हैं, क्या लगता है, क्यों कराई? क्या नाम है आपका? सुरेन। क्या हुआ है सुरेन जी? बिटिया मेरे फांसी मार डाले जान से। कौन लोग थे? बलात्कार की जमीन में गाड़ दी। कौन लोग थे? गणेश रहे और कौन कौन? गणेश के लौंडे रहे, अशेष रहा, शनि रहे। सुबह कितने बजे जानकारी हुई है? हम सवेरे 7 बजे हमने ढूंढो मट्टी को, रात भर ढूंढो मट्टी का। पुलिस लेके गई थी। हाँ, लेके गई परेड को जबरदस्ती ने जब खाड़ हुई, उनको फैसला आना चाहिए न्याय। कोई पकड़ा गया? पकड़े गए, 2 ठेका भी पकड़े। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई? फांसी होनी चाहिए, फांसी होना चाहिए। हाँ, सूरत बुलडोजर चलना चाहिए मकान में। कोई पुरानी रंजिश थी क्या आपसे? हाँ, खेत। क्या नाम बिटिया? मेरा नाम गौरी है। क्या हुआ? क्या हुआ? बलात्कार हुआ मेरी बहन के साथ है। सब लोग हैं मौके पर, में पुलिस वाले आए थे मगर इतनी तेज गाड़ी भगा के लेके मेरी बहन को छोड़ा ही नहीं, घर में लाना ही नहीं दिया। और अलग से 2 लोग घायल भी हो गए, उनके पाँव में भी लगा है चोट। और पुलिस वाले एकदम तेजी भगा गए, यानी कि एक पुलिस वाला भी गिर गया, उसके भी चोट आ गई है। और हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमें इन लोगों घर में 4 लोग हैं, 4 लोग को फांसी चाहिए। और बहन लोग हैं तो इनको भी फांसी चाहिए, सब लोग को फांसी चाहिए। और घर में बुलडोजर चलना चाहिए। मेरा मतलब है कि सब मोदी सब लोग का है, मेरी सहायता करे थोड़ी थोड़ी, तो बुलडोजर चलना चाहिए। घर में कोई नहीं रहेगा।
रायबरेली के ग्रामपुरे नक्की में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मजहबी साजिश बना दी। मोहम्मद शफीक, जुम्मन और जाकिर ने गाटा संख्या 1198 और 1194 की बेशकीमती जमीन पर पक्के घर बना लिए। ग्रामीणों का कहना है कि ये दबंग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और गांव की बहन बेटियों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रशासन अभी तक मौन है। वहीं स्थानीय हिंदू समाज मांग कर रहा है कि तत्काल बुलडोजर कार्रवाई हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मामले की जांच अभी जारी है। नाम है, कहाँ के रहने वाले? मैं अर्पित मिश्रा, गांव पूरे नक्की, पोस्ट समरादा, थाना चंदापुर और सदर रायबरेली का निवासी हूँ। ये जिलाधिकारी पे एप्लीकेशन दिया आपने? ये चारागाह की भूमि पे कब्जा, ये हमारे यहाँ शफीक खान, मोहम्मद जुम्मन, जाकिर लोगों ने चारागाह की भूमि और बंजर खलिहान और ऊसर पे अतिरिक्त कब्जा किया। इसमें 2500 साल से कब्जा है इनका और कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आया, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सरकार हो चाहे जो हो। उसके बाद फल पेड़ है और ट्यूबवेल है, अतिरिक्त 2500 साल से कब्जा है और 10-15 लाख का पेड़ बेच चुके हैं और सब में फसल लगाते हैं। प्रेजेंट टाइम में गेहूं की फसल लगी हुई है। इसमें शायद इससे पहले भी आपने कहीं की है? नहीं की। कैसे कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा? कैसे ये बात कह रहे हैं? हम मतलब यहाँ पे जैसे कोई गांव का चारवाहा या कोई जानवर चला जाता है तो उसको मारते पीटते कह देते। अगर कोई कह दे कि इसमें सरकार की भूमि, कहे सरकार भी हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? सर मेरा नाम रामकरण है, गांव पूरे नक्की है, पोस्ट मेरा समरादा सर, और तहसील मेरा रायबरेली है। मामला आज जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया आप? सर जी, मुसलमान ने बहुत तंग किया हिंदुओं लोग को, बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर खेत में चला जाता है, जो कब्जा किए हैं प्रति ज़मीन गाँव चारा में, तो हिंदुओं लोग को मारता है ज़बरदस्ती, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है भोंसड़ी वाला। तो आगे क्या हुआ फिर? सर जी ज़बरदस्ती करते हैं, हिंदुओं लोग के ऊपर अत्याचार करते हैं मुसलमान लोग। और बहुत क्योंकि सरकार इतनी सख्त है, उसके बाद भी लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या बात है? नहीं हो रही सर। हम फतेहपुर से खबर है, जहां प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने योगी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गांधी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का विस्तृत बखान किया। उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, पेंशन, शौचालय जैसी उपलब्धियां गिनाई। वहीं युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन और रोजगार देने का दावा किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मेडिकल कॉलेज को बड़ी उपलब्धि बताया। सड़कों, बिजली और बुनियादी ढांचे में तेज विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। 9 साल लगा क्योंकि 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो आज उपलब्धियां हम लोगों ने आप लोगों के बीच में रखी है, उसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है, उसके निरंतर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, जो अन्य जन सुविधाएँ हैं, हर आदमी तक जन जन तक पहुँचने का काम हो रहा है। प्रदेश में 9 सालों में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक जॉब दी गई है। अभी आपने कहा कि पहले की सरकारें तमंचा लेकर के बच्चे घूमते थे, आज लैपटॉप लेकर के। निश्चित। तो क्या लग रहा है? जब हमारी सरकार बनी है, आपने देखा हो कोरोना ऐसे कालखंड में जब बच्चों को कोचिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था सभी बच्चों को मोबाइल देने का और आईपैड देने का काम करेंगे। दिया उन्होंने पढ़ा। विपक्ष ने कहा कि गैस किल्लत को लेकर के सरकार ही कालाबाजारी कर रही है, गैस की किल्लतें नहीं पूरी कर पा रही। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, गैस की खबर ललितपुर से है, जहां योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने प्रेस वार्ता बुलाई। प्रदेश सरकार में मंत्री मनोहर लाल पंत और भाजपा जिलाध्यक्ष हरीशचंद्र रावत ने पत्रकारों से बातचीत की। मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया, लेकिन जिले में विकास, घरेलू गैस संकट और अधूरे प्रोजेक्ट्स पर सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने मोर्चा संभालकर कुछ जवाब दिए। वहीं पत्रकारों ने एयरपोर्ट
ब्लड ड्रग पार्क और सड़क निर्माण जैसे अधूरे कार्यों पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में विकास के नाम पर केवल वादे ही देखने को मिले। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कानपुर में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नवनिर्माण के 9 वर्ष थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में प्रदेश में हुए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और अभिनव प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बाद में पत्रकार वार्ता में सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदर्शनी में नागरिकों और पत्रकारों की अच्छी उपस्थिति रही। सरकार की योजनाओं और जनहितकारी कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का ये प्रयास सराहनीय माना जा रहा है। उनकी योजना भी अभी सरकार ने बनाई है, जो अभी 24 जनवरी को माननीय गृह मंत्री जी लखनऊ में आए थे, उनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। उसी पैटर्न पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती को लेकर के पूरे प्रदेश में हर जनपद में 100 एकड़ ज़मीन में एक पार्क, एम्प्लॉयमेंट जोन और इंडस्ट्रियल जोन, जहां पर सारे विभाग के कार्यालय हों और युवाओं को प्रशिक्षण भी मिले। अगर कोई युवा अपना उद्यम लगाना चाहता है तो उसको हम लोग वहाँ ज़मीन भी दे सकें। हमारे कानपुर में भी एक जगह, तहरापुर में विधायिका जी के क्षेत्र में एक जगह भी मिली हुई है। दुआरी में भी लगभग 100 एकड़ की जगह है। कानपुर मंडल सहित लगभग 15 जिलों में इस योजना की ज़मीन हमें मिल चुकी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि हम पूरे प्रदेश में 75 जनपद में इस तरह के डेवलपमेंट करेंगे, पार्क। कानपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई सीमित होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। केटर्स व्यापारियों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडे को सौंपा। वहीं उनका कहना है कि गैस बंद होने से रेहड़ी पटरी और छोटे होटल भोजनालय ठप हो गए हैं, जिससे प्रवासी मजदूरों के भोजन पर भी असर पड़ा है। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि छोटे सिलेंडरों की सप्लाई कमर्शियल में अनुमति देकर राहत दी जाए या कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई शुरू की जाए। मंडलायुक्त ने मामले को संज्ञान में लिया है। पेट्रोल से बंद कर दी गई है, जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो ये उत्पाद हो रहा है तो बंद करा दिया गया, जिससे मेरा व्यापार पूरा चौपट हो चुका है, बंद हो चुका है। मेरा कोई कार्यक्रम करने में असमर्थ हूँ एलपीजी होने की वजह से। पहले का कारोबार था ताकि कंडे पे, कोयले पे काम हुआ करता था, अब वो ऐसा कारखाना ही नहीं बना जो भी इस पर कार्यक्रम किया जाए, ताकि व्यापार चौपट है। मेरे साथ एक कार्यक्रम में 50 से 60 लेबर काम करता है, सब बेरोजगार हो रहा है। इस तरीके से कार्यक्रम पूरा मेरा क्षति हो रही है, मेरे को कोई कार्यक्रम नहीं मिल पा रहा है। सर, कुछ व्यापारी आए थे, ज्ञापन दिया था, किस मामले में दिया, फिर क्या कर रहे हैं? तो कानपुर शहर का कुछ व्यापारी लोग आए थे, व्यापार मंडल का सदस्य आए थे। उन लोग को थोड़ी परेशानी सिलेंडर के लेके है, खासतौर पे जो इस समय में हालात चल रहा है उसी का है। आप देख ही रहे हैं, जो पहले से घरेलू सिलेंडर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। बुकिंग तो कितने लोग बुकिंग करते हैं, कम समय में उन लोग का सिलेंडर मिलने लगा। और इनको आशंका है जो कमर्शियल सिलेंडर का है, ताकि पहले जैसे ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। और इस समय में शादी का भी सीजन चल रहा है, बाकी भी है। इसको हमने डीएम को निर्देश दिया था एक समिति बनाने के लिए। समिति पहले ही बना हुआ शासन लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट का डीएसओ है और एसपी है और डीएम है, तीनों को समिति है। उसके साथ साथ ये जो व्यापार मंडल का जो पदाधिकारी है, उनको भी सदस्य के रूप से रखने के लिए बताया और कंट्रोल रूम खोलने के लिए बताया। और साथ साथ अभी बिल्कुल ज़्यादा शार्टेज किल्लत नहीं है, हाँ वाकई में कम मिल रहा है। कैटर एसोसिएशन की तरफ से मैं महामंत्री अभिषेक तिवारी, कानपुर कैटर एसोसिएशन, हम लोग आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कमर्शियल सिलेंडर के संदर्भ में, क्योंकि हम लोगों को कैटरिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सारे कैटर्सों को डोर टू डोर जा करके कैटरिंग करते थे हम लोग सारे गेस्ट हाउसों में, तो कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ करते हैं सारे कैटर जितने भी हैं, उनको प्रॉब्लम बहुत। फतेहपुर जिले के बिटौरा विकासखंड के लालीपुर गांव में पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध गैस सिलेंडरों का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान मोनूपुत्र छेदीलाल के घर से कुल 24 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 6 भरे हुए और 18 खाली थे। सभी की सील खुली मिली। जांच में पाया गया कि सिलेंडरों की खरीद
फरोख्त वैध दस्तावेज के बिना की गई है। बता दें कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और द्रविड़ पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 का उल्लंघन है। सभी सिलेंडरों को शास्त्री इंडियन गैस सर्विस को सुपुर्द कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जनपद में गैस सिलेंडर के जमाखोरी और कालाबाजारी के अंदर में लगातार जो है विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। सभी तीनों तहसीलों में लगातार जो है राजस्व की भी टीम और आपूर्ति विभाग की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। इसके क्रम में ग्राम लालीपुर ब्लॉक डौरा में कुछ सूचनाओं से पता चला कि यहाँ पे एक आवास में जो है कुछ सिलेंडर है। वहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर की टीम ने जो है छापा मारा। मौके पे 24 सिलेंडर बरामद हुए। खबर गोरखपुर से है, जहां विधानसभा के पीरगंज 320 से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के विषय पर बातचीत की और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी दी। विधायक ने बताया कि अधिकांश दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ दवाइयों जैसे पैरासीटामोल में मामूली कमी है, जिसे तुरंत ठीक किया जाएगा। अस्पताल में बाहर की दवा लिखने को लेकर कुछ पर्चियों का मुद्दा सामने आया, जिस पर संबंधित डॉक्टरों को चेतावनी दी गई। भविष्य में ऐसी कोई भी गलती दोहराई गई तो कठोर कार्रवाई होगी। इस समय हम गोरखपुर जिले के विधानसभा कैंपियरगंज 320 में हैं, जहां पर स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज का निरीक्षण किया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि मौजूदा हाल में किस हाल में है कैंपियरगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओपीडी चल रही है और भर्ती पेशेंट को भी मैंने देखा और पर्याप्त दवाओं की संख्या मिली मुझे। अभी एक नया दवा हार्ट अटैक के मरीज के लिए 1 हफ्ता पहले आई थी, मुझे उसको भी चेक करना था, वो भी मौजूद है। स्नेक बाइट का मौजूद है, एंटी रेबीज मौजूद है। जितनी आवश्यकता एक मनुष्य को फर्स्ट एड के लिए होती है। वैसे अक्सर सुनने में आता है कि डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पर बाहरी दवाएं लिखी जाती हैं। इस संबंध में थोड़ा सा आपके द्वारा क्या प्रयास? ये बात आई थी और मैंने 1-2 पर्चे पकड़े भी थे। उसके बाद से सुधार इन लोगों ने कर लिया है और निश्चित रूप से कार्य ठीक चल रहा है। क्या माना जाए, अगर फिर पुनरावृत्ति होती है इस तरह की घटनाओं की, फिर कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। चंदौली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ 2 अलग-अलग ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की। पहली कार्रवाई में सदर थाना और स्वेट टीम ने पिकअप वाहन से 55 किलो गांजा बरामद किया, जिसे टेगरा मोड़ से बिहार ले जाया जा रहा था और चिप्स बिस्कुट पैकेटों में छिपाया गया था। दूसरी कार्रवाई में टाटा मैजिक वाहन से 38 किलो गांजा जब्त हुआ, जिसे मोबाइल ड्रमों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वही बरामद कुल गांजों की कीमत लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सर, आज गुड वर्क है, क्या है? जनपद चंदौली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग घटनाक्रम में 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से कुल 90 किलोग्राम के लगभग अवैध गांजा बरामद किया गया है। इसमें पहला घटनाक्रम थाना चंदौली का है, जिसमें थाना चंदौली पुलिस स्वाट और सर्विलांस की टीम द्वारा नेशनल हाईवे पे एक खराब खड़ी पिकअप में से बिस्किट तथा नमकीन के पैकेटों के बीच से लगभग 55 किलोग्राम और 55 किलो तथा 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जो पैकेटों में पैक करके रखा हुआ था छुपाकर, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं मौके से, जो पूछताछ में जिनके द्वारा यह बताया गया कि वो गांजे को वो टेंगरा मोड़ की तरफ से लेकर बिहार ले जा रहे थे सप्लाई करने के लिए। इनका आपराधिक। कानपुर से खबर है, जहां फिलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर मोहल्ले में आपसी विवाद ने भयावह रूप ले लिया। स्थानीय युवक इरफान साहिब नामक युवक पर
ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फिलखाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए उर्सला अस्पताल भेजा। पुलिस ने आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया है। वही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुलफाम नाम का एक साइको रहता है अम्बेडकर नगर बस्ती जाजमऊ में, भाई वो अपने घर पे भी मारपीट करता है, कई बार और लोगों को भी कर चुका है और एक दो बार मेरे ऊपर अटैक कर चुका पहले। और वो आज आया, समझे उसके घर में पारिवारिक विवाद है और वो आज आया हमारे ऊपर अटैक करी और एसिड डाल दी। उसके पारिवारिक विवाद है कई सालों से, क्योंकि उसने झूठ बोल के समझे शादी करी कि मेरा बहुत बड़ा मकान है, मेरा कारोबार है। बाद में पता चला कि वो ठेकेदारी में पल्लेदारी करता है, समझे, और कैरेक्टर लूज उसका परिवार है। उसकी अम्मा अपने बच्चों को छोड़ के बचपने में भाग गई। वो सब चीजें मुझसे सिर्फ इतना विवाद है क्योंकि उनकी एक रिलेशन में है, उन्होंने हमको वहाँ रेंट पे मकान दिला दिया। आज ये मामला है करीब 4 बजे का। नहीं, हमारी पत्नी से विवाद नहीं हुआ है कोई। खबर फतेहपुर से है, जहां बिंदकी तहसील के गुंजई गांव में सड़क हादसे में बीएलओ और शिक्षा मित्र ब्रिजेंद्र कुमार की मौत हो गई। कई वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे ब्रिजेंद्र कुमार एसआईआर ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। घटना की जानकारी पाते ही जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। प्रशासन ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई का आश्वासन भी दिया। बीएलओ की मौत से क्षेत्र में शोक और संवेदनशील माहौल व्याप्त है। एक शिक्षा मित्र जो पूंजी में कार्यरत थे प्राथमिक विद्यालय में, श्री ब्रिजेंद्र कुमार, जो पूर्व में बीएलओ के रूप में भी कार्यरत थे, उनकी मृत्यु की सूचना कल प्राप्त हुई। उनका इलाज लाला लाजपत राय हॉस्पिटल कानपुर में चल रहा था। उससे पहले 2 तारीख से ही वो उनकी चिकित्सा हो रही थी सदगुरु हॉस्पिटल में कानपुर में ही, जहां वो हाइपरटेंशन और किडनी में इन्फेक्शन, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसके ग्रेड 5 से पीड़ित थे वो। और जो उनका डिस्चार्ज समरी है हॉस्पिटल का, उसमें भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज ग्रेड 5 और रेस्पिरेटरी फेलियर लिखा हुआ है। और ये भी पता चला उनके साथियों से कि उनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके लिए वो कानपुर में इलाज ले रहे थे। और उनकी मृत्यु की सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की। कानपुर से खबर है, जहां आगामी चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आयोजकों के साथ कानून व्यवस्था, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। सभी आयोजकों को निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। बैठक में डीसीपी ट्रैफिक और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक भी मौजूद रहे। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सभी सुझाव लिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज यहाँ पर रामनवमी और नवरात्रों को देखते हुए जो यहाँ पर विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी हैं, साथ में सप्रांत लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग से आए अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिससे कि समन्वय बनाया जा सके अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच में, और उनसे संवाद स्थापित करके जो भी उनके सुझाव और समस्याएं हैं उनको नोट किया गया है। काफ़ी चीज़ों पर कार्रवाई हुई है, कुछ बिंदु और बताए गए जिस पर की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही में किसके क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से वो पुलिस से अपेक्षा करते हैं त्यौहार के जो संबंध में सहयोग की, तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हमने भी अपने पक्ष की बातें बताई हैं, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिससे कि सकुशलता से सुरक्षात्मक रूप से त्यौहार संपन्न हो जाए, इस बारे में ब्रीफ किया गया है। और इसमें सभी त्योहारों में पुलिस ड्यूटियां भी तैनात की गई है। कानपुर के भाजपा जिला कार्यालय में नव मनोनीत 10 पार्षदों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने की, जबकि जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और वरिष्ठ नेता शिवराम सिंह समेत कई पदाधिकारी
मौजूद रहे। सम्मानित पार्षदों में सरदार नीतू सिंह, राजेश श्रीवास्तव, दिनेश बाबा सविता, विजय सिंगर, रमेश वाल्मीकि, विजय पटेल, आदित्य शुक्ला, कमला साहू, निधि वाजपेयी और सुभाष गौड़ शामिल है। नव पार्षदों को माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। प्रकाश पाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार को पार्षद नामित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको कल शासन ने अपने आदेश से 10 पार्षदों को नॉमिनेट किया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी और कानपुर के नेतृत्व ने, जिन्होंने विचार विमर्श करके ये नाम तय किए थे, प्रदेश को संगठन को भेजे और सरकार। संभल के बेजोई मुख्यालय पर बीकेयू अराजनीतिक के किसानों ने मासिक पंचायत के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टर और लाउडस्पीकर के साथ पहुंचे और अपनी समस्याओं जैसे जमीन अधिग्रहण और चकबंदी में अंश निर्धारण पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन करीब आधे घंटे तक तनावपूर्ण रहा। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। किसानों ने एडीएम न्यायिक को ज्ञापन सौंपा। युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या मांगे थी और क्या कारण रहा जो यहाँ तक आंदोलन? भूमि अधिग्रहण से संबंधित, अंश निर्धारण से संबंधित और कुछ यारा वीरा और दूसरी समस्याएं यहाँ किसानों की थी। आज जिले की मासिक मीटिंग थी। जिले की मासिक मीटिंग में हम आए थे। एक यहाँ अधिकारी की वजह से वो न्योता देकर आ गए, उन अधिकारी की वजह से यहाँ कलेक्ट्रेट तक आना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय का कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को बड़ी गंभीरता के साथ सुना। अपर जिलाधिकारी महोदय भी हमारे बीच आए और कल किसानों की संबंधित विभागों के साथ बैठ के बातचीत कराने का आश्वासन जिलाधिकारी महोदय ने दिया है और मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय गंभीरता के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और संभल जिले के थाना नकासा अंतर्गत गांव मेहराना में प्रशासन ने जनहित की शिकायत पर लगभग 66 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का खुलासा किया। एसडीएम निधि पटेल के निर्देश पर नायब तहसीलदार बबलू कुमार की टीम ने दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भूमि का पैमाइश की। बता दें कि 40 बीघा पर गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसे जुतवाकर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। 20 से 22 पक्के मकानों की भी पैमाइश की जा रही है। वहीं पुलिस, पीएसी और आरआरएफ बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। ये गांव वालों की शिकायत पे एक राजस्व टीम गठित की गई थी। उसमें आज पुलिस बल के साथ ग्राम मेहराना में लगभग 65 बीघा ज़मीन ये सरकारी भूमि थी। इसमें से पशुचर भूमि और खलिहान की भूमि जो है आज खाली कराई गई है और कुछ भूमि पे पक्का मकान बना के लोगों के द्वारा स्थायी कब्जा किया गया है। उन मकानों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी रिपोर्ट जो है तहसीलदार संभल के न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी और उनके बाद उनको जो है सुनवाई उपरांत उनको बेदखल किया जाएगा। कितना पुराना कब्जा है, कितने घाटा संख्या है कब्जे में? कुल 9 घाटे हैं। 9 घाटों में ज़्यादातर उसमें फसल खड़ी थी, गेहूं की फसल खड़ी थी, उसको जुतवाया गया मौके पे और 1-2 घाटे जो है खाली पाए गए वहाँ पे तालाब के। भारत नेपाल सीमा के आदर्श नगर पंचायत रुपीडिया में आज दर्जनों सफाई कर्मियों ने बाजार की सड़कों पर डस्टबिन के कचरे को फैला दिया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि नगर पंचायत के द्वारा उन्हें सफाई के लिए आवश्यक सामान नहीं दिया जा रहा है। बताया गया कि ईओ राम बदन यादव ने सफाई कर्मियों को भड़काया, जबकि उनका वेतन 2 माह से रोका गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर उमा शंकर वैश्य ने कहा कि ईओ करीब 6 माह से नहीं आए हैं। प्रदर्शन के कारण पूरे बाजार में गंदगी और दुर्गंध फैल गई।
आज रुपैडिया नगर पंचायत के बाजारों में भारी गंदगी देखने को मिली। चूँकि जो यहाँ के सफाई कर्मी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के ईओ हैं उनके संरक्षण में ये जो सफाई कर्मी थे, आज उन लोगों ने प्रदर्शन किया। डस्टबिन में रखे कूड़े को सड़क पर फेंका गया और गंदगी फैलाएगी। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत। और आज आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सामान नहीं दे रहे, नंदनी नाम है मेरा, कोई सामान ना दे, काम कैसे करे? छुट्टी का पैसा बहुत काटते हैं, नजायज बहुत सताते हैं, सुपरवाइजर लोग गंदी गंदी बात करते हैं। कौन करता है? सुपरवाइजर लोग। कोई बात कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के मामले में, बहुत बदतमीजी से पेश आवत हैं लोग। एक छुट्टी का 3-4 छुट्टी लगाई देते हैं। रेडी। आज रुपैडिया नगर पंचायत आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के ईओ हैं उनके संरक्षण में ये जो सफाई कर्मी थे, आज उन लोगों ने प्रदर्शन किया। डस्टबिन में रखे कूड़े को सड़क पर फेंका गया और गंदगी फैलाएगी। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर। हमारा नाम शक्ति वाल्मीकि है। हम लोग को सामान नहीं दिया गया है। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे काम करने आए हैं। हमारा सामान वार्ड में लमसम। कानपुर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क का सहयोगी बताकर रिटायर्ड शिक्षिका से 1,57,68,000 रुपए की ठगी की। बता दें कि आरोपियों ने निवेश का झांसा देकर पैसे 5 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए। जब पीड़िता को शक हुआ तो ठगों ने टैक्स और कन्वर्जन फीस के बहाने रकम ऐठी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान लिंक व निवेश से बचने की अपील की है। कानपुर में साइबर ठगी का अनोखा मामला आया है, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या एक्ट कर रही है? ये साइबर ठगी का जो मामला आया है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का ही मामला है, जिसमें एक रिटायर्ड टीचर जो मेथोडिस्ट स्कूल की टीचर रही हैं, उनको फेसबुक से एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया जो अपने आप को मार्क ज़करबर्ग बताया, जो कि फेसबुक के चीफ हैं। एंड उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक स्कूल खुलवाने में। तो एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम में अपना पैसा डालना शुरू किया। इसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व हो गए जो इनसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करने लग गए थे। इनका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया था और उसमें इन्होंने लगभग 1.57 करोड़ ओवरऑल पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और फाइनली जब पता चला कि ये धोखाधड़ी से रिलेटेड था और अब पैसे का कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, ना वापस आ रहे हैं, तब जाके तहरीर दिया और इस पर FIR हुई है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत पहले से चलता आ रहा है, बस उसके नए नए रूप आ रहे हैं। और कानपुर से खबर है जहां PPN डिग्री कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष 2026 के कार्यक्रम में मेधावी छात्रों के अलंकरण समारोह का भी आयोजन हुआ। बता दें कि मुख्य अतिथि GM जितेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात मां सरस्वती की वंदना की गई और DM ने मेधावी छात्रों को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि DM ने कहा कि 1900 PPN कॉलेज ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये कानपुर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में शुमार है। पूछो भैया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, स्पंदन 2026 जो हमारा PPN कॉलेज है और 1959 से ये कॉलेज 67 ईयर से खड़ा है और बहुत टैलेंट्स इसने दिए हैं। और यहाँ के बच्चे, यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही कानपुर को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ एजुकेशन में मिले। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, बच्चों को और बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो स्पंदन है, जो जीवंतता है, जो अलाइवनेस है, वो PPN कॉलेज जैसे संस्थानों से कानपुर में बनी हुई है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कानपुर के सभी कॉलेजेस में, ताकि कानपुर का नाम एजुकेशनल फील्ड में उसी प्रकार से चमके जैसे कि IIT कानपुर का चमकता है या अन्य कॉलेज का चमकता है। मेरी शुभकामनाएं। पूछो भैया। मथुरा में आगरा जोन की ऑपरेशनल यूनिट ANTF ने यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन घेराबंदी कर नितेश निवासी फ्रांस यमुना कॉलोनी आगरा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लगभग
621 ग्राम हीरोइन, 5 लाख रुपए और एक हुंडई औरा कार बरामद की गई। बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली से माल लाकर सप्लाई करता था और नोएडा में 400 ग्राम हीरोइन की डील कर 5 लाख रुपए कमा चुका था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में है। कल दिनांक 17 मार्च को समय लगभग 7:30 बजे थाना नौझील के 64 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की माइलस्टोन पे थाना नौझील और एटीएफ की आगरा यूनिट के द्वारा एक शातिर हीरोइन के तस्कर नितेश, जो आगरा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इससे 621 ग्राम हीरोइन, 5 लाख रुपए, आईफोन और गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी बरामद की गई है। इसके पूछताछ के दौरान इसने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर बैंक कर्मचारी अनिल भारद्वाज ने गरीब परिवार के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित हरिओम पुत्र सतपाल भोपाल बिहार निवासी ने बताया कि लोन यूनियन बैंक शाखा जागृति बिहार से बैंक मैनेजर की मिलीभगत से पास कराया गया, लेकिन राशि परिवार को नहीं मिली और अकाउंट से उड़ा दी गई। आरोपी ने परिवार को 30% लेने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बैंक कर्मी के द्वारा 25 लाख रुपए का एक फ्रॉड किया गया पीड़ित परिवार के साथ। पीड़ित परिवार हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ये दोनों बाप और बेटे हैं। इन्हें 25 लाख रुपए की जो रकम थी वो दी जानी थी, क्योंकि इनको अपना एक बिजनेस खोलना था। उसके बावजूद इनको कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है जी, और मेरे लड़के का नाम हरिओम है। और 25 लाख रुपए के लिए आपने लोन लिया था, और कितने रुपए का आपने लोन लिया? 25 लाख रुपए का लोन की बात थी, और वही हमें लोन लेना था। और जिसने हमें मिलवाया था उसका नाम राजेंद्र है जी, और जिसने लोन कराया वो उसका नाम है अनिल भारद्वाज, सदर बाजार का रहने वाला है। इसने हमारा लोन कराया, लेकिन लोन होने के बावजूद इनने हमारे विड्रॉल वगैरह सारे फार्म एक एक करके सब चीज फाइल पे साइन करा लिए लड़के के, और हमें कुछ बताया भी नहीं। उसके बाद चलती रही कहानी, कुछ पता नहीं लगता दिया। हमें तो तब मालूम पड़ा जब हम बैंक गए, तो वहां से हमने फिर इसकी वो निकलवाई स्टेटमेंट। उसमें पता लगा कि लोन तो हो गया, लोन निकल गया, और इनने 5-7 आदमियों को करने को तैयार नहीं हमारे सुनने को। लोन आपका किस डेट में जो है सैंक्शन हुआ? 19/9 को। हम तो बस अपना न्याय चाहते हैं ताकि हमारा पैसा हमें मिल जाए और हम से बच गया। कितने परसेंट पे लोन कराया उसने? उसने 30% पे लोन कराया था साहब, कि 30% लूंगा, सब कुछ मैं करूंगा अपना। किस पे लोन कराया? उन्हें हरी स्पोर्ट्स के नाम से लोन कराया था साहब। अच्छा, बोर्ड दिखाया था, हम जानते भी नहीं थे। हरी स्पोर्ट्स क्या आती है? नहीं जी, आपके हरी स्पोर्ट्स नहीं है? नहीं है, उसने अपना आप ही दिखाया था बोर्ड लगा कर। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैनेजर भी शामिल है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? आप कौन लगते हैं इनके? तो मेरे पिताजी, मेरा नाम हरिओम है। लोन आप ही के नाम हुआ था? मेरे नाम हुआ था। तो पैसे मिले आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला, जो मैं फ्रॉड सारा कर दिया हमारे साथ। अब कुछ कहते हैं तो धमकी देता है, जहाँ रहोगे मैं खा लूंगा, मारूंगा। धमकी देता मारने की? हम तो कल भी घर आया था, चिल्ला के बात करा, हमने कही थी पैसों के लिए, तो नाटिया मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी ज्यादा कहोगे तो बैंक से कहना हुआ तुम्हारी शिकायत करवा दूंगा, तुम्हें सारा तुम्हें बनना पड़ेगा। और दूसरा हमने कुछ कहा तो उन्होंने कहा एक काम करो, लोन बंद कर दो, तुम अभी सारा पैसा जमा करते। जब हमारे पास कुछ आया इनकम कहाँ से जमा करते? अच्छा, आपसे अब रकम भी मांगी जा रही है? हाँ, नु कहा जब बंद कर दो इस लोन को, तुम्हारे उसकी नहीं है चलाना। पैसा हमारे पास आया नहीं, कुछ नहीं आया, तुम कहाँ से बंद कर दे? तो देखिए कि बैंक कर्मी के द्वारा इस परिवार के साथ फ्रॉड किया गया। फ्रॉड भी कोई छोटा मोटा नहीं है। गरीब परिवार के लिए 25 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, वो रकम इनके पास तक नहीं पहुंची। और बैंक का जो कर्मचारी है अब वो इन्हें धमकी दे रहा है मारने की और घर से उठाने की, और इनके ऊपर दबाव बना रहा है। फिलहाल ये परिवार जो है भावनपुर थाने क्षेत्र की काली नदी पुलिस चौकी पर पहुंचा है, जहां इन्होंने फिलहाल चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना। और ये बड़ा सवाल है, क्या उस बैंक कर्मचारी के साथ में क्या उस बैंक का मैनेजर भी शामिल है? वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष कुमार, मेरठ।
मथुरा मंडी समिति में सब्जी की स्थायी 8 फर्मों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही मंडी समिति में अफरा तफरी मच गई। वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। थाना हाईवे पुलिस और मंडी चौकी पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद रही। आग में लाखों रुपए का सब्जी का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मंडी सचिव रेणु वर्मा ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। मामले की जांच जारी है। मैम, आज मंडी समिति में आगजनी की घटना हुई है, क्या कारण रहे घटना? इसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट हुआ है और ये अज्ञात कारण होंगे, उनकी जांच करने के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रांसफार्मर है, उसी की वजह से आग लगी है। मैम, कितनी फर्म थी और कौन कौन की फर्म? टोटल 7 फर्म में थी। ये आपकी प्रकाश एंड सन्स है, रघुराज है, दिनेश है, ऑफिसर कुरैसी है और राधा रानी है, राजकुमार है और करारिया है। हाँ, लगभग इनका 3-4 जिनसे थी, लगभग सारी जिनसे बिक चुकी थी। वही 15 कुंटल लौकी, 20 कुंटल प्याज, थोड़ा आलू, ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी जिनसों का नुकसान। मथुरा से खबर है, जहां महावन बांगर ग्राम पंचायत के प्रेमनगर में गणेश सोनी का परिवार अपने ही घर में कैद हो गया है। परिवार का मुख्य मार्ग अब पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। बता दें कि जिससे दैनिक कार्य, बच्चों का स्कूल और आपात स्थिति में बाहर निकलना असंभव हो गया है। पीड़ित ने तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। परिवार ने प्रशासन से तत्काल पैमाइश कर रास्ता खोलने की मांग की है, ताकि उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सुचारू हो सके। ऐसे पकड़ लो जा हफ्ते तुम तो गिरे हो ना जी। तो हम मौजूद है महावन तहसील के अंतर्गत ग्राम प्रेमनगर में, जो जनपद मथुरा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर लगता है। आइए जान लेते हैं क्या समस्या है। पीछे जो देख रहे हो ये एक रास्ता है, यहाँ तक तो सीमेंटेड आरसीसी रास्ता है। इसके बावजूद यहाँ चलते हैं, कैमरामैन से कहना चाहूंगा दिखाइए, ये जो रास्ता है, यहाँ घर के पीछे 2 घर बने हुए। एक घर जो है वो पूरा बना हुआ है, उसमें रहते हैं, दूसरी प्लॉट है। और इस तरीके से देखिए ये रास्ता है। रास्ता को देख करके लग रहा होगा कि भले लोग, पैरों वाले लोग तो यहाँ होके निकल सकते हैं, लेकिन इसी रास्ते से गुजरते हुए एक दिव्यांग रहते हैं अपने परिवार के साथ, एक अंधी बूढ़ी माँ के साथ। देखिए इस तरीके से ये प्लाट है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दुर्लभ स्थिति है। और यहाँ पर एक सोनी जी रहते हैं, उनके घर चलते हैं। यहाँ पर टीम बैठी है, दिव्यांग है, ब्रज संस्थान से आए हैं। सोनी जी, आप दिव्यांग हैं जी? हाँ। और आपने कहाँ बात करी थी कि आपकी सड़क नहीं बन पाई? मैंने काफी जगह बात की, गांव के प्रधान से भी बात की, लोगों से भी बात की, लेकिन पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये हमारे पीछे जो बैठे हैं, ये ब्रज, दिखाइए कौन सी संस्था बता रहे थे आप? ब्रज दिव्यांग सेवा संस्थान। ब्रज दिव्यांग सेवा संस्थान के सदस्य बैठे हैं, महिलाएं भी हैं। और इनका जो है कहना है कि हमारे दिव्यांग साथी हैं, ये जो इस घर में रहते हैं, इनके लिए एक सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे ये आवागमन कर सकें। ठीक है। गणेश सोनी। कहाँ के रहने वाले आप? प्रेमनगर कला महावन। आज आपके बीच में जी एक संस्था से कई सदस्य उपस्थित हुए हैं जी। क्या मामला है, क्या समस्या लेकर आए हैं आप, किस तरीके से? दरभंगा से खबर है, जहां 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 के अवसर पर हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। पूरे शहर को भगवा ध्वजों से सजाया गया है और शोभा यात्रा को लेकर उत्साह है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में भव्य बाइक शोभा यात्रा मनोकामना मंदिर प्रांगण से सुबह 11 बजे शुरू हुई। बता दें कि नगर के राम भक्त और सनातनी समाज के लोग इसमें उन्होंने भाग लिया। राजीव प्रकाश मधुकर ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और घरों एवं मंदिरों में पूजा अर्चना करने की अपील की। जय श्री राम। राधे श्याम दास, रामपुर रामगंज दरभंगा। श्री राम जानकी हनुमान मंदिर, विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर प्रमुख। कल बाइक शोभा यात्रा नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। आप सभी सनातनी भाइयों से, सभी से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में और बाइक लेकर के आवे और इस बाइक। जय श्री राम। मैं शेखर कुमार सोनी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर सह संयोजक दरभंगा। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि
कल के जो बाइक शोभा रैली निकल रही है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस रैली को सफल बनाएं। जय श्री राम। नमस्कार। आप सभी सनातनियों से आग्रह और निवेदन है कि कल जो हिंदू नववर्ष 19 मार्च को है, इस अवसर पर अपने अपने छत पे एक भगवा ध्वज जरूर लगावे और आसपास के समाज के। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे। इस दौरान वे जिले में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सफिया सराय हवाई अड्डा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। प्रशासन ने सुरक्षा मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और ट्रैफिक नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। बता दें कि स्थानीय लोगों में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा गया। ऐसी है क्या क्या किए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुंगेर जिला अंतर्गत आगमन प्रस्तावित है। इस पूरे क्रम में हम लोगों के द्वारा जो भी पॉइंट्स हम लोगों को विजिट करने हैं, उसमें हम लोगों ने जगह जगह पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट कर लिया है। जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त हम लोगों की 6 क्यूआरटी का हमने मोटरसाइकिल पार्टी का गठन किया है, जो कि पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके इसमें मूवमेंट में रहेगी। ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट अलग से हम लोगों ने किया है, ताकि जो आम पब्लिक है उसको भी कोई परेशानी ना हो, और ऑल्टरनेट रूट सभी में हम लोगों ने दिए हुए हैं। क्या क्या प्रोग्राम? कल 19 तारीख समृद्धि यात्रा के तहत माननीय मुख्यमंत्री का आगमन मुंगेर में होगा। लैंडिंग हम लोग पोलो ग्राउंड में करा रहे हैं। इसके पश्चात जिला उद्योग केंद्र का उद्घाटन सर करेंगे। बिहार के कैमूर जिले में कुजरा थाना क्षेत्र के पोसौली गोला निवासी 22 वर्षीय राजा कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। अपराधी माइक बाजा मांगने के बहाने उसे बुलाकर रात में बेरहमी से मारते हुए हत्या की। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर करीब 2 घंटे सड़क जाम कर दी। मोहिनिया अनुमंडल SDPO प्रदीप कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं FSL टीम ने घटनास्थल की जांच की। क्या मांग की? परिजन के द्वारा जैसा भी बताया गया है कि लगभग रात्रि को 1 बजे आज इनके पुत्र को बुला करके कुछ लोगों ने ले गया था। 9-10 बजे बुला करके ले गए थे और उनके साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई। क्यों किए हैं आप लोग? क्या मांगे हैं? जाम हम इसके लिए तो बहुत पहले से मांग होती है रेपुसौली के बारे में। अभी आप लिख भी दिए थे? हम लिख के जब जनता दरबार कुदरा थाना पे लगा था तो हम SP साहब को लिखित में भी दिए थे कि पुसौली इतना करप्शन बढ़ गया है कि यहाँ की आम जनता जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, इसलिए है कि यहाँ सहायक थाना बनाया जाए। हमको आश्वासन जरूर मिला था, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की जो घटना है, हमेशा घटना घटती रही है। हम लोग जनता जो है मारे मोबला हमको कुछ नहीं पता। हमारे घर से बुलाया है कि दे दो एगो माइक, ऐसा है ना, बाइक के बहाने बुला के ले जाके मरले वो सुनो पलाटी। किसको मारा? हमारे बेटा के बड़ लड़का है राजा कुमार। राजा कुमार? हाँ। आपका नाम? हमारा नाम राम निवास है, उनके पिताजी है। अच्छा। उसके बाद जब हम कहनी कि काहे के मरल है, कौन दिक्कत के लिए हमसे काहे न करल जा, तो कहते तोरा को मारल जाई, ताली तू बाती हमरो के दे दे रहा सा। ओकरा कहला सा हमरा पहला न दे, ओकरो को मार देला सा। इलाज होना चाहिए। अब समय लेके ओकरो को मारला के बाद पता नहीं तो बेटी बहन उठावा के भी ले चल जी। कितना लोग था वो लोग 15 लोग है और 14-15 लोग है। बिहार के मुंगेर से खबर है, जहां लाल दरवाजा TOP क्षेत्र में एक गरीब रिक्शा चालक वरुण यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि TOP प्रभारी ऋषभ ने उनसे 10,000 रुपए की वसूली की मांग की और बिना पैसे देने पर उनका ई-रिक्शा जब्त कर लिया। न्याय नहीं मिलने पर वरुण यादव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें DGP, DM, SP और संबंधित थाना अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और जांच की संभावना जताई जा रही है। टोटो लगाए, 1 घंटा खाने के लिए गए थे, मेरा बेटा ने टोटो लगा दिया गली में, हमरे जमीन है। वो लोग हमको पकड़ के टोटो ले गया और बोलते हैं सांझ भोर जाते हैं, गिरगिराते हैं, वो लोग नहीं छोड़ता और बोलता है कि अपना जमीन के बारे में कुछ किए हैं तो घुटना पर गिरिएगा तब छोड़ेंगे, और जमीन के मैटर में जितना गुम रहे उतने को लेके संतोष कीजिए। कौन बोल रहा है? तेजो यादव बोल रहा है, धर्मिंदर शर्मा बोल रहा है, जुगनू शर्मा बोल रहा है, गंगा यादव बोल रहा है, विपिन यादव बोलता है,
ज्यादा बोली। उसका मम्मी बोल रहा है कि घर घुस के मरवा देंगे सब परिवार को, आपको सबको गोली मरवा दे। बिहार के कैमूर से खबर है, जहां मोइनिया थाना क्षेत्र के सदासपुर के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद बेन पुत्र राजेंद्र बेन सदासपुर गांव के निवासी के रूप में हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 को जाम कर मुआवजे की मांग की। मोइनिया अनुमंडल SDPO प्रदीप कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल बबुआ भेज दिया गया है। वहीं DCM ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। क्या हुआ घटना? सदासपुर के प्रमोद जी करते थे, वो पूरा गए थे राशन के लिए, राशन लेकर आ रहे थे, रास्ता पार करते और ट्रक वाला धक्का मार दिया, इसको देख कर गए। कहाँ पर सर क्या मामला है? रोड एक्सीडेंट में मोइनिया थाना अंतर्गत सदासपुर ग्राम के सामने GT रोड पर एक सड़क दुर्घटना मौत। इसका नाम प्रमोद वैद्य है। अभी इंक्वेस्ट कर लिया गया, पोस्टमार्टम है तो सदर हॉस्पिटल भोपाल ले गया। ड्राइवर पकड़ाया सर? ड्राइवर पकड़ाया नहीं है। गाड़ी जब्त हुई है? गाड़ी जब्त। सर क्या परिजनों के द्वारा क्या मांग था सर? सड़क जाम किया गया मुआवजा को लेकर के, और मुआवजा आपके लड़का था, क्या घटना पहला? ए मालिक हो धक्का मार दिया है। कहाँ जात रहा? राशन के मालिक गरीब कौना गाँव है? पकोड़ ही अकोड़ी राशन के जात रहा? हाँ, वो एकदम दहिना साइड में कोना में मरले, एकदम गलती है साहब। कौन जो मर गया वो आपके क्या लगता रहा? लड़का। क्या नाम रहे? प्रमोद भाई। आप पिताजी हैं? हाँ। ट्रक वाला भाग गया पकड़। आज सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। मुआवजा और को लेकर लोग परिजनों ने और ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम की गई है। किस चीज़ से हुआ मैम? ट्रक और साइकिल पे सवार थे युवक और उसके बीच में एक्सीडेंट हो गया। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के बकवा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लाखों रुपए की लागत से बनी स्टॉप डैम टूटकर बिखर गए। बता दें कि जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई है। पंचायत स्तर पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। सीधी से सुदर्शन न्यूज से धीरेश पिछा की रिपोर्ट। लाखों रुपए का स्टाफ डैम पूरी तरह से धराशायी हो गया है और देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। सीधी से सुदर्शन न्यूज से। महाराष्ट्र के लासल गांव से खबर है, जहां ग्राम पंचायत हड्डी में स्थित ग्राम पंचायत परिसर और 93 नंबर क्षेत्र में हर रविवार को लगाए जाने वाले आठवड़े बाजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नागरिकों और डॉक्टरों ने बाजार को अस्पताल और मेडिकल दुकानों के पास लगाने पर तीव्र आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस इलाके में अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है और बाजार लगाने से मरीजों की सुविधा प्रभावित होगी। स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत ने मामले पर ध्यान दिया है, जबकि लोग बाजार के स्थान और समय में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।